नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अंकिता पाल। पहली बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से सामने आ रही, जहां पर गीता महोत्सव में सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्ण आहुति डाली है। दूसरी खबर हरियाणा सीएमओ के विभागों के आवंटन से जुड़ी है। और तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां पर क्राइम ब्रांच और चोर गिरोह में मुठभेड़ हुई है। और चौथी खबर गुरुग्राम से है, जहां पर साइबर सिटी ट्रैफिक पुलिस इन दिनों ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्त हो गई है और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो कि दिन की 4 बड़ी खबरें हैं, जहां पर गीता महोत्सव कार्यक्रम में सीएम सैनी शामिल हुए और हरियाणा में सीएमओ में विभागों का आवंटन भी हो गया। तो वहीं तीसरी खबर क्राइम ब्रांच और गिरोह में जो है बीच में मुठभेड़ हो गई। और चौथी खबर ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले की अब खैर नहीं। तो रुक करते हैं पहली खबर का। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करने पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि गीता जयंती अब भारत का नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय उत्सव बना हुआ है। सीएम बोले कि इस बार कंट्री पार्टनर तंजानिया भी अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करने पहुंचा है, जहां पर महाराष्ट्र में सरकार बनने पर बधाई देते हुए कहा कि मैं भी मंत्रिमंडल गठन समारोह में शामिल होने जा रहा हूं। ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर्षोल्लास के साथ जिस पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का, कर्म का, ज्ञान का संदेश दिया है, आज उसका शुभारंभ है। 11 दिसंबर तक ये चलेगी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने, और जो हमारा यहाँ महाभारत कालीन तीर्थ स्थल है, 148 कोस की परिक्रमा में 182 ये तीर्थ स्थल हैं। आपको बताते चलें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने गीता हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति भी डाली है। आपको बताते चलें गीता महोत्सव में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने तमाम तरह की जो बातें हैं वो कही, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पूजन और गीता भवन पूर्ण आहुति के साथ में शुरुआत की गई और राज्य स्तरीय जनसंपर्क किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम भी पहुंचे और यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। आपको बताते चले कि मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच में पवित्र ग्रंथ गीता और ब्रह्म सरोवर पूजन गीता यज्ञ के साथ में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने शिरकत की है और गीता हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनने पर भी बधाई दी और उन्होंने कहा कि वो भी अब शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। आपको बताते चले कि प्रदेश सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। आपको बताते चले कि सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और इस दौरान प्रदेश सरकार की 10 साल की उपलब्धियों को दर्शाकर जनसंपर्क विभाग की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पवित्र ग्रंथ गीता का संदेश देश दुनिया के कोने कोने तक जाएगा और महोत्सव में हर साल लाखों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे।
तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ चुके हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि गीता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तारीफ भी की है। ओपी, देखिए अंकिता, हालांकि जो गीता जयंती समारोह पहले ही जो है वो शुरू हो गया था और आज से जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव जो शुरू हो गया तो 11 तारीख तक चलेगा। हालांकि जो वैसे गीता जयंती समारोह है उसका समापन जो 15 जो दिसंबर को होना है। तो आज सुबह जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह का शुरुआत जो कुरुक्षेत्र में हुई तो उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद, ज्ञानानंद महाराज सहित जो हरियाणा के पूर्व मंत्री सुभाष हैं, वो तमाम लोग इसमें शामिल हुए और भागवत गीता की पूजा की गई और जो सरोवर है उनकी भी जो है वो पूजा की गई। तो एक तरह से ये सालाना उत्सव है और साल करीबन 5-6 लाख देश भर से श्रद्धालु इसमें आते हैं। और इसलिए अगर 2-3 गीता जयंती समारोह की बात की जाए तो इसकी जो जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिली है और विदेशों से भी लोग जो बाहर आ रहे हैं। और पिछले 5-6 साल से ऐसा भी हरियाणा सरकार कर रही है कि इसके अंदर 2 पार्टनर्स को एक सहयोगों में शामिल करते हैं, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई देश होता है और दूसरा हरियाणा का हर बार कोई राज्य होता है। तो इस बार का जो राज्य है वो उड़ीसा राज्य जो है उसका सहयोगी राज्य होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो पाकिस्तान, जहाँ पर करीब 60,000 हिंदू रहते हैं, वो जो देश है वो इसका सहयोगी देश बनने के लिए तैयार हुआ। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी गीता जयंती समारोह मनाया जाएगा। इसका और ये भी एक मतलब संदेश देने की एक प्रक्रिया है कि किस तरीके से महाभारत काल के दौरान जब अर्जुन का मोह भंग हो जाता है तो जो भगवान कृष्ण है उनको भागवत गीता का एक विषय एक मतलब प्रसाद धारण करके भागवत गीता का जो है वो पूरा ज्ञान बताते कि कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा था कि वो अपने ही परिजनों के ऊपर तीर नहीं चला सकते, इनका मोह भंग हो गया था युद्ध से। तब अर्जुन ने उनको कहा था कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, कर्म में एकादस्तु माखले सुखदाता। इस तरह के कुछ विचार जो पहली बार गीता महाभारत के युद्ध के दौरान पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उसे ही जो है भागवत पुराण कहा जाता है। तो इसी का एक जो आयोजन है वो हालांकि हरियाणा में लंबे समय से मनाया जा रहा है, लेकिन पिछले 5-6 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको जो है मनाया जा रहा है। अब तक की बात करें तो करीबन 1% से ज्यादा देश में ये जो मन चुके, जिसमें श्रीलंका या फिर और भी काफी देश हैं जिनके अंदर ये कार्यक्रम होते हैं। जी ओपी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में सहयोगी देश भी बने हुए हैं और साथ ही अगर बात की जाए उड़ीसा की तो ये भी सहयोगी राज्य बना हुआ है। तो इसमें बड़ी संख्या में जो लोग वहां पर उपस्थित हुए तो क्या मैनेजमेंट है, कैसा उत्साह देखने को मिला? देखिए अंकिता, अगर मेले की प्रबंधन की बात करें तो जो हरियाणा सरकार ने अलग से जो है वो एक मेला ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी का गठन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ क्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड भी है और इसके अलावा जिला प्रशासन भी जो है वो है और तमाम पर्याप्त मात्रा में जो है वो जो सुरक्षा के भी जो पर्याप्त बंदोबस्त किए गए करीबन। और ये सिर्फ पर्व जो है वो गीता जयंती का जो ये पर्व है ये मात्र कुरुक्षेत्र शहर में नहीं बनाया जा रहा है। जो महाभारत काल का जो 184 कोस की जो जगह थी उसके अंदर जितने भी करीबन 150 या 200 के आसपास महाभारत कालीन जो मंदिर है जहाँ पर पांडवों ने विभिन्न तरह के पूजा पाठ या अपना अज्ञातवास आता था, तो वो इलाके भी जो है वो इस महाभारत कोस के अंदर आते हैं। उन सभी मंदिरों में भी जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो कार्यक्रमों का जो है वो आयोजन हर साल की तरह इस बार भी जो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। तो मैनेजमेंट की बात करें तो सरकार की तरफ से अपने आप में मैनेजमेंट जो कर लिया जाता है। जी ओपी जी बने रहिए हमारे साथ में। तो रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा सीएम के कार्यालय में विभागों का आवंटन भी हो गया है, जहां पर सीएमओ में नियुक्त अधिकारियों को विभागों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है और साथ ही प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता के पास में 9 विभागों की जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार के पास में 8 विभाग की जिम्मेदारी मिली है। सीएम के उप प्रधान सचिव यशपाल के पास में 7 विभाग रहेंगे और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि सीएम के ओएसडी सुधांशु गौतम के पास 6 विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ओपी भी जुड़ चुके हैं संवाददाता। तो विभागों का जो आवंटन है वो भी कर दिया गया है और साथ ही सभी को अपनी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। ओपी, तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है अभी?
देखिए अंकिता, जब हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार में नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर थी, तो सबसे पहले जो है वो जो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की चीफ मिनिस्टर अनुराग स्कूल ने सिर्फ उनके अपॉइंटमेंट हुई थी। हालांकि एक बार उनके अपॉइंटमेंट कर दी गई थी और कैबिनेट को उनका दर्जा दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ विवाद हुआ और ऑर्डर सरकार ने करीबन 1 घंटे के बाद जो है वापस ले लिया था और फिर दोबारा ऑर्डर जो है वो जारी किया और उसमें उनका कैबिनेट का दर्जा जो हटा दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से हम बात करें, चाहे पिछले मनोहर लाल के टाइम की बात करें, तो जो राजेश खुल्लर है वो पिछले यूँ कह सकते हैं 10-11 साल से हरियाणा में एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स जो है बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के 10 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने अच्छा काम किया था और दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर पोस्टेड, फिर उसके बाद से वो लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में। हालांकि एक बार कोरोना 2019 के अंदर उनको वर्ल्ड बैंक में भारत का प्रतिनिधि के तौर पर डायरेक्टर का पद भी जो है वो न्यूयॉर्क में दिया गया था। हालांकि जब वो वापस आए और उसके बाद उनको जो एक बड़ा महकमा जो फाइनेंशियल रेवेन्यू कमीशन जो FCR एक बड़ा ओहदा होता है वो भी उनको दिया गया था। रिटायरमेंट के बाद वो CPS टू CM जो है वो बन गए थे। तो चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दर्जा राजेश खुल्लर का जो मिला था, उसके बाद उनको जिस तरीके से 21 विभाग हरियाणा सरकार के जो वो मिले हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है। और पिछली सरकार में हालांकि उनके पास विभाग थे लेकिन इतने विभाग नहीं थे। तब अगर हम बात करें तो एक वी मर्चेंट IAS ऑफिसर हो चुके जो आज के दिन जो नितिन गडकरी के रोड एंड ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर जो सेक्रेटरी का दायित्व निभा रहे हैं, वो डेपुटेशन कर करीबन 1 महीना पहले 1 महीना पहले जो हम चले गए थे। तो उसके बाद उनके विभाग भी कहीं ना कहीं राजेश खुल्लर को जो है वो दी गई। इसके अलावा अगर हम अरुण कुमार की बात माने तो उनको करीबन 9 विभाग जो है दिए गए हैं और साकेत कुमार जिनकी पहली बार CMO में नियुक्ति हुई है उनको जो है 8 विभाग जो है दिए गए। इसके अलावा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बात करें या फिर सरकार CM विंडो की मॉनिटरिंग है उसका भी काम मिला। इसके अलावा काफी यशपाल जो IAS अधिकारी है उनको 7 विभाग दिए गए। इसी तरह विकास कालिया जो मुख्यमंत्री HCS ऑफिसर हैं उनको 2 विभाग मिले हैं। और वहीं अगर सुधांशु गौतम की बात करें तो सुधांशु गौतम भी जो 2020 से हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय में बने हुए हैं और इस बार उनको 6 विभाग जो दिए गए जिसमें ऑनलाइन ट्रांसफर भी है। और एक अन्य जो HCS अधिकारी है राकेश संधू, उनको 2 विभाग मिले। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि हरियाणा के अंदर अगर ब्यूरोक्रेसी में सरकार का दूसरा नाम है तो वो राकेश खुल्लर है और उनको जिम्मेवारी मिली है। और दरअसल मैं ये बता दूं कि ये जितने भी अधिकारी होते हैं ये चीफ मिनिस्टर कार्यालय में बैठते हैं। हालांकि ये सभी चीफ सेक्रेटरी के अंडर होते हैं, लेकिन किसी भी फाइल को अगर अप्रूवल देना है तो वो फाइल इन अधिकारियों के पास आती है और मुख्यमंत्री के नाम पर ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। किसी फाइल को रिजेक्ट करना है, किसी को पास करना है, किस फाइल पे कितने तेजी से काम हो रहा है, ये सभी मॉनिटरिंग का काम जो कहीं ना कहीं यही अधिकारी करते हैं। ACS या बाकी जिला उपायुक्त या बाकी अधिकारी वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट तैयार करके चीफ सेक्रेटरी को भेज देते हैं। वहां से चीफ सेक्रेटरी मुख्यमंत्री की अनुमति के लिए CMO के अंदर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के अंदर ये फाइलें भेजता है, वहां से इनका जो है अप्रूवल होता है। तो और ये जो अप्रूवल दिया जाता है वो मुख्यमंत्री का दूसरा एक तरह से अप्रूवल ही माना जाता है। इसमें CM विश और CM हैज डिजायर्ड इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह सकते हैं कि एक राजेश खुल्लर एक बार फिर पावरफुल हुए हैं। हालांकि अभी भी शायद 1-2 आदमियों की नियुक्ति की जो है वो चर्चाएं हैं। अब देखते हैं कि जल्दी ये जो है वो अधिकारी जो है नियुक्त होते हैं, क्योंकि IAS अधिकारी जो मोटे तौर पर 4 हैं और 3 HCS अधिकारी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 1-2 IAS अधिकारी और कुछ एक एडवाइजर की आएंगे। पिछली सरकार की अगर हम बात करें उसमें सिंचाई के लिए अलग से जो एक रिटायर्ड IAS अधिकारी को जो है वो सरकार ने एडवाइजर भी लगाया था। तो इस तरीके की हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 2-3 पोस्टें और आएंगी और अगर तब भी राजेश खुल्लर अपने इन 27 विभागों को बचाने में कामयाब रहते तो वो एक तरह से फिर हरियाणा ठीक है। ऑफिसर मंत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद से खबर है जहां पर क्राइम ब्रांच टीम और अंतर राज्य चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में चोर गिरोह के सदस्य की गोली लगने के बाद में टीम ने गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के BPTP थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्राइम ब्रांच और चोर गिरोह के बीच में गोलीबारी हुई। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि हरियाणा सहित अन्य राज्यों में आरोपियों ने चोरी और लूट जैसी वारदातों को
अंजाम भी दे चुके हैं। फरीदाबाद सीआईए सेक्टर 85 की टीम को सूचना मिली कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो फरीदाबाद और एनसीआर के एरिया के अंदर लूट और चोरी की वारदात को लगातार अंजाम देता आ रहा है। उसका एक सदस्य है जो फरीदाबाद के अंदर अभी आने वाला है। इसी सूचना को सच मान करके टीम ने उस जगह के ऊपर जो है चेकिंग शुरू करी और जब आरोपी की गाड़ी को वहां पर इंटरसेप्ट किया गया, उसे रोकने के लिए जब इशारा दिया गया तो वो नहीं रुका। तो सीआईए की टीम ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद जब उसकी गाड़ी को रोका तो आरोपी ने गाड़ी से निकल करके भागने की कोशिश की तथा पुलिस की टीम के ऊपर जो है एक इलिसिट वेपन जो अपने पास रखा हुआ था उससे उसने फायर किया। सीआईए की टीम के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें आरोपी के जो पांव में गोली लगी और उसको घायल होने के बाद वहां से गिरफ्तार किया गया और बीके हॉस्पिटल के अंदर उसे एडमिट कराया गया है जहां वो उपचाराधीन है। उसकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। जो आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम विपिन है जो बिहार का रहने वाला है। हाल फिलहाल सेक्टर 77 फरीदाबाद के अंदर किराए पे रह रहा था। जो उससे पूछताछ में सामने आया तो उसने फरीदाबाद और एनसीआर, नोएडा और गुड़गांव के अंदर काफी वारदातें जो है वो करनी उसने कबूल की है। आरोपी पहले 13 क्रिमिनल केसेस जो है आरोपी भी वो पहले चल रहे हैं और अभी हाल ही में पिछले महीने वो जमानत पर बाहर आया था। जमानत पर बाहर आने के बाद उसने 10 अन्य वारदातों को अंजाम दिया है जिसमें से 7 वारदात फरीदाबाद शहर की हैं, 2 वारदात जो है वो नोएडा की है और 1 वारदात गुड़गांव। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि क्राइम ब्रांच लगातार तमाम तरह के अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, तो ताजा मामला भी सामने आया जहां पर मुठभेड़ हुई है और गोली मारी गई जहां पर वो घायल भी हो गया है, तो क्या है पूरा मामला? अंकिता, देखिए, जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बिल्कुल एक चेतावनी देते हुए बदमाशों को साफ तौर से कहा है कि पूरे हरियाणा को जो है वो बिल्कुल छोड़कर चले जाए, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, बदमाशों को किसी तरीके से जो है किसी तरीके की वारदात को अंजाम नहीं देने दिया जाएगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की, क्योंकि कल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के पुलिस जो है विभाग से जो है मीटिंग करते हुए तमाम तरीके से जो है यहाँ पर बदमाशों को जो है वो लगातार पकड़ने की बात यहाँ पर कही है। और कहीं ना कहीं जो पुलिस के आला अधिकारी उन्होंने भी सख्त तौर पर जो है वो कहीं ना कहीं सीआईए क्राइम ब्रांच यानी पुलिस को पूरे सख्त आदेश दे दिए कि किसी भी तरीके के जो बदमाश है उनको गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर कही गई है। तमाम तरीके की वारदातों को यहाँ पर रोकने की बात यहाँ पर कही गई है। इसी के चलते कहीं ना कहीं अब बात की जाए तो अंकिता, जो है परसों जो है एक बदमाश जो है यानी कि देखा जाए तो राज्य गिरोह का एक बदमाश था और यहाँ पर जो है इसको 10 साल की सजा बोली गई थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 15-20 दिन पहले जो है वो जमानत पर आया और जमानत पर आने के बाद जो है वो तमाम तरीके की वारदातों को फिर अंजाम देने लगा। और कहीं ना कहीं फरीदाबाद की सीआईए 85 को जो है एक सूचना मिली कि वो बदमाश फरीदाबाद में एंटर कर रहा है और फरीदाबाद में एंटर करने के दौरान जब नाकाबंदी यहाँ पर लगाई तो कहीं ना कहीं बदमाश भागने लगा और कहीं पुलिस और बदमाश के बीच जो है वो मुठभेड़ होने लगी। कहीं ना कहीं जवाब कार्रवाई में जो है पुलिस ने तमाम तरीके की जो गोली चलाते हुए उनके बदमाश के पैर में गोली मारकर कहीं ना कहीं बदमाश को जो है वो काबू कर लिया गया है। और अंकिता, इसके बाद मैं बता दूं कि अंकिता, इसके साथ साथ देखा जाए तो आरोपी को उपचाराधीन जो है वो अस्पताल में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है और तमाम तरीके के जो आरोपी है उसके गिरोह के उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है। वहीं बात की जाए तो अभी 3-4 दिन पहले जो है फरीदाबाद में एक बड़ी वारदात यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर जो है चोरी हुई थी और उसमें भी इसी गिरोह का यानी कि इसी बदमाश का जो है हाथ था, क्योंकि लाखों की चोरी वहां पर हुई थी, उसमें भी इसका हाथ बताया जा रहा है। और तमाम तरीके से इसकी जो है उपचाराधीन करके कोर्ट में पेश करने के बाद जो है कहीं ना कहीं आगे की जो गिरोह है उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात यहाँ पर पुलिस कह रही है। जी अंकिता। मोनू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी ये इतनी सजा काट के आया उसके बाद भी कई तरह की जो वारदातों को अंजाम देने लगा, तो क्या वजह है कि लगातार जो अपराध है वो बढ़ता जा रहा? अंकिता, देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीच में कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ जो है वो बदमाशों के बीच से जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि तमाम तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में लगातार, फरीदाबाद जिले की बात की जाए तो फरीदाबाद में लगातार आए दिन जो है वो वारदात बड़ी बड़ी यहाँ पर होने लगी। चाहे वो चोरी की बात की जाए, चाहे वो गोली कांड की बात की जाए, चाहे वो बदमाशों की लूट की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से चेतावनी देते हुए बदमाशों को कहा कि वो पूरे हरियाणा को छोड़कर चले जाए, तमाम कहीं और चले जाए, तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं पुलिस अच्छे मूड में नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम तरीके से जो अब कहीं ना कहीं खौफ जो है वो होने शुरू हो जाएगा कि तमाम तरीके से पुलिस अब बकस नहीं रही है और कहीं ना कहीं सरकार भी जो
है वो जो आरोपी है उनके खिलाफ भी जो है वो सख्त कानून एहतियात करने की बात यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही है। अंकिता जी, मोनू पांचाल जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुठभेड़ में बदमाश की गोली लगी है, जिसको आप बता रहे थे कि उपचार के लिए अभी उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो किस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा था? गीता, ये जो है आरोपी तमाम तरीके से जब बात की जाए तो तमाम तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए या पूरे हरियाणा की बात की जाए, तमाम दिल्ली की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो है 2 वारदातों को अंजाम यहाँ पर देता था। सबसे पहली चोरी जो है, चोरी को जो है वो बड़ा अंजाम यहाँ पर देता था, क्योंकि चोरी की वारदात को जो है लाखों रुपए की चोरी यहाँ पर करता था। जिस तरीके से दुकानों को निशाना यहाँ पर बनाता था, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, परचून की दुकान है, इस तरीके से जो है उनको यहाँ पर निशाना बनाता था। उसके साथ साथ बात की जाए तो अब बाइक है, तमाम गाड़ियां इस तरीके से यहाँ पर वारदात देता था। जी मोनू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसके पहले भी जेल जा चुका है, तो किस जुर्म पर जा चुका है? इसके पहले उसने 10 साल की सजा काट कर आया है। देखिए जी, ये जो है ये चोर है, चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। जी, ये चोरी के अंजाम। जी, आपको बताते चले कि लगातार क्राइम ब्रांच जो है वो तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को काबू कर रही है। तस्वीर अभी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 साल की सजा काट के आने के बाद में फिर से तमाम तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। मोनू पंचाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर गुरुग्राम से है, जहां पर पुलिस ने प्रभावी अभियान चलाया है। पुलिस ने, आपको बताते चले कि इस साल ऐसे लाखों चोरों के चालान किए जिसमें लोग रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे की जान को भी जोखिम में डालने का काम कर रहे थे, जिसे 10 करोड़ रुपए से भी अधिक का जुर्माना भी जो है वो पुलिस ने वसूला है। दरअसल कुल जुर्माना राशि 10 करोड़ 28,86,500 रुपए है। पुलिस ने साफ कर दिया कि जो भी वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसमें गुरुग्राम पुलिस के द्वारा स्पेशली जो रोंग साइड में जो वाहन चालक होते हैं, जो अपने वाहन को लेकर के जाते हैं, उनके खिलाफ 1 जनवरी 2024 से लेकर के और 30 नवंबर 2024 तक उनके खिलाफ स्पेशल एक अभियान चलाया गया था। इस अभियान के दौरान गुरुग्राम पुलिस के द्वारा करीब 1,46,000 लोग जो कि रोंग साइड में ड्राइविंग करते हुए पाए गए। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।